प्रियंका संभव और आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेल किस तरह से अब आगे का सफर तय करने वाली है। रोज 2.5 लाख करोड़ लोगों को ये लेकर के ट्रैवल करता है। 65,000 किलोमीटर ट्रैक्स बिछे हुए हैं। 27 लाख टन माल ढुलाई होती है और यही स्केल है जो इसे महा सर्विस प्रोवाइडर बनाता है। और इस स्केल की वजह से इसमें क्षमताएं भी उतनी ही दिखती हैं। यही वजह है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु खुद कह चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी अगर आगे बढ़ेगी तो उसका ग्रोथ इंजन होगा भारतीय रेल। और ग्रोथ इंजन बनाने के लिए बहुत जरूरी है एक कायाकल्प की। तो कैसे बदली जाए रेलवे की छवि? पीपीपी मॉडल की जरूरत है या फिर यात्रियों के लिए सुरक्षा, सुविधा और सफाई पर ज्यादा जोर देना है? कहां से आएगा पैसा? और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ प्लान्स बनते रहेंगे या उसे लागू करना ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करना चाहूंगी ऑनरेबल मिनिस्टर मनोज सिन्हा जी से। सर, आपने कहा चुनौतियां हैं और शायद आपकी सरकार पहली सरकार रही जिसने बजट में कोई नए रेलवे की अनाउंसमेंट नहीं की बल्कि अपना एक ठोस प्लान बताया। लेकिन ये जो प्लान है इसको अचीव करने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? जो घोषणाएं बजट में की गई हैं उनको निश्चित अवधि में पूरा किया जाए, इसके टारगेट तय कर दिए गए। जहां 1 वर्ष का टारगेट है उसको ब्रेकअप करके महीने भर का, एक महीने का भी टारगेट तय हुआ है और हर 15 दिन पर उसका रिव्यू और एक जिम्मेदार अधिकारी उस काम को देखे और फिर वो मुझे या सुरेश प्रभु जी को बताएं। इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं। बिल्कुल टाइम बाउंड तरीके से काम करने का इरादा आप लोग रखते हैं। कोल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी, आपको यहां लाना चाहूंगी। आप रेलवे के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। जब आप इस्तेमाल करते हैं रेलवेज का, क्या दिक्कतें आती हैं या कोई दिक्कत नहीं आती हैं? दिक्कतें और इनका समाधान आप किस तरह से देखते हैं रेलवे कर सकता है ताकि आप लोगों की राह आसान हो, देश में विकास का काम तेजी से हो सके? मैं ये समझता हूं कि जो रेल बजट आया है ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ फंड्स हैव टू बी मैनेज्ड। फंडामेंटली देयर इज अ डिपार्चर फ्रॉम रेजिंग रिसोर्सेज इंटरनली टू जनरेटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड एंड गेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर गोइंग। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि कोल मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में जो चर्चा चल रही है बहुत ही डिटेल चर्चा हुई है। इस संदर्भ में जो हमारी समस्या ये थी कि कोल उत्पादन को बढ़ाने का पूर्ण प्रयास हम कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि 2020 तक कोल इंडिया 1 बिलियन टन कोल का उत्पादन कर सके, जबकि इस वर्ष लगभग वो 500 मिलियन टन कोल का करेगा। जब ये हम दुगना करने का कोल उत्पादन की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये आती है कि इस कोल को उस माइन से निकाल के उपभोक्ता तक कैसे ले जाया जाए। ये सबसे गंभीर समस्या है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रेल मंत्रालय इसमें हमारे साथ पूर्णतः काम कर रहा है और पहली बार एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसके माध्यम से हम ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करेंगे जिससे ये कोल बाहर निकाला जा सके। इस वर्ष ही 1 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक एमओयू साइन होने जा रहा है राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय में, जिसके माध्यम से एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया जाएगा उड़ीसा में, जो कि रेल की उन परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगा जिनके माध्यम से ये कोयला खानों से उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बिगनिंग है क्योंकि इसी प्रकार का एमओयू फिर झारखंड सरकार के साथ होगा। कोल इंडिया और रेलवेज का हम इस तरह का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो देखते हैं, इसमें दिक्कतें कहां आती हैं? क्या जमीन एक दिक्कत है? किस क्लियरेंसेस में दिक्कत आती है या कौन सी वो दिक्कत है जिसको आपकी सरकार देख रही है और कह रही है हमें इसे सबसे पहले इसको अटैक करके इसे सुलझाना है ताकि काम एक गति से हो? एक तो तालमेल की ही बड़ी दिक्कत पहले हुआ करती थी, जो दिक्कत पूरी तरह खत्म हो गई है। अब ये रेल मंत्रालय है और वो कोयला मंत्रालय है, इस तरह का व्यवहार मंत्रालयों में आपस में नहीं है। अब पर्यावरण के कारण ही कोल कनेक्टिविटी की 3 परियोजनाएं कोयला सचिव बैठे हैं। लंबे समय से वो इसलिए नहीं पूरी हो पा रही थी क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय उसमें क्लियरेंस नहीं दे रहा था। इस सरकार के बनने के बाद इन सब कामों में जो वर्ष लगते थे वो कुछ घंटे लगते हैं, दिन नहीं लगते हैं। इसलिए हमें सुविधा हो रही है इन परियोजनाओं को पूरा करने में। माननीय मंत्री बता रहे थे कि कैसे इन्वेस्टमेंट पर जोर रहने वाला है। अगले 5 साल में 8.5 लाख करोड़ आने वाले हैं ताकि रेलवे आगे बढ़े और इसीलिए इन्वेस्टमेंट कैसे आए,
क्या दिक्कतें हैं, इस पर बात करने के लिए मैं अपना सवाल मिस्टर बेनेडिक्ट के सामने रखूंगी और अंग्रेजी में इनसे सवाल पूछूंगी। मिस्टर बेनेडिक्ट, वेलकम टू आवर शो एंड टू दिस प्लेटफॉर्म। आई वुड लाइक टू नो व्हाट काइंड ऑफ हाउ वायबल डू यू सी investment in Indian Railway? What kind of funding is World Bank looking at? No, we're not only looking at it, we're already involved in Indian Railways. We're financing the Eastern Dedicated Freight Corridor. That's from Ludhiana in the direction of Calcutta. We're financing 1,200 kilometers on that corridor. We're already concluded 2 loans in that regard. Third one is coming, Ludhiana to Delhi. So we're very much involved in that corridor. And of course, transport of coal is very, very important on that corridor, obviously. So we're in the middle of that. So yes. We're very much engaged with the Ministry of Railways and the Indian Railways. Minister Prabhu mentioned to us to go to the next level. Exactly, that was my question. If you're already engaged, then how do you plan to take it to the next level? And are there any hurdles that you see that needs to be addressed immediately? Now, the biggest issue is, of course, the operational efficiency of the Indian Railways. And the investments must be targeted to increase the operational efficiency. And we're very pleased that the Minister is very much looking at that. Capital investments are lacking. And these new investments coming out of the revenues of the Indian Railways needs to be targeted to viable projects that would increase operational efficiencies. So we would like to be involved in that. We can help with that. यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ इस पैनल में हैं। अब मैं इन सबसे चाहूंगी कि एक एक ये सवाल आपको पोज करें कि जिस पर आपको तुरंत जवाब देकर के बताना होगा आप क्या कर रहे हैं। चौकसी साहब, आप क्या चाहेंगे? रेल मंत्री जी से कौन सा जवाब आप चाहते हैं सुनना? सवाल क्या होगा आपका? सब सीमेंट उद्योग रेलवे के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार है। अगर उनको कोई अच्छे आकर्षण टर्म्स दिए जाएं फॉर ओपनिंग रेलवे टर्मिनल, सीमेंट साइडिंग्स एंड डेडिकेटेड रेट, क्योंकि अभी तक जो भी ऐसी स्कीम आई बहुत अट्रैक्टिव नहीं रही हैं और इसलिए बहुत ज्यादा सीमेंट उद्योग ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। लेकिन इनका जो बजट है और जो नई दिशा दी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सीमेंट उद्योग चाहेगी कि वो एक उनके पार्टनर के रूप में उभरे। अगर वो जो एग्जिस्टिंग इनकी जो स्कीम है ओन या ओन वैगन या कैप्टिव टर्मिनल साइडिंग, उनमें हम इन्वेस्ट करने तैयार हैं, बशर्ते कि उसमें रीलुक करके देखा जाए। आई एम श्योर इनको काफी इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा और सीमेंट उद्योग को भी फायदा हुआ। मुझे ध्यान है उस बैठक में आप भी थे, मैं भी था जी। जो सुझाव आप लोगों ने दिए थे, एक तो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल को लेकर के कई लोगों की चिंताएं थीं जी, उनका समाधान कर दिया गया है और आपको खुला निमंत्रण, आप आइए, आप निवेश करिए, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आकर्षक मैं समझता हूं कि प्रस्ताव केवल आपके लिए हो ऐसा भारतीय रेल नहीं कर पाएगी। वो आपके लिए भी आकर्षक हो और हमारे लिए भी व्यवहारिक हो। तो इस तरह का प्रपोजिशन होगा तो निश्चित रूप से और बैठ करके उसका समाधान हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, इस प्लेटफॉर्म में तो हम अग्रीमेंट नहीं करवा सकते, लेकिन आपको एक आकर्षक प्लान बनाकर ले जाना होगा, ये मंत्री जी ने साफ कह दिया। मृत्युंजय जी, आप किस तरह से टेक्नोलॉजी और रेलवे को इंटीग्रेट होते हुए देख रहे हैं? इससे जुड़ा सवाल आप मंत्री जी से क्या पूछना चाहेंगे? आई थिंक मेरे हिसाब से जो डायरेक्शन लिया गया है वो बहुत पॉजिटिव है। मैं खुद सम सेलिएंट फीचर्स देख रहा था इन टर्म्स ऑफ क्या रेलवे बजट में आईटी से रिलेटेड है। आई फाउंड बहुत सारी चीजें जो मैं सोच रहा था इज ऑलरेडी हैपेंड। फॉर एग्जांपल, तो सब कुछ हो गया, आप कोई सवाल नहीं पूछना चाहेंगे? कोलैबोरेशन एंड वेलोसिटी कैसे होगी? कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं? ज्यादा कोलैबोरेशन और एग्जीक्यूशन कैसे फास्ट कर पाएंगे? आई थिंक वी वुड लव टू पार्टिसिपेट इन दैट। कोलैबोरेशन के लिए तो हमने बताया कि संवाद हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं, उनके हितों का भी ध्यान रख रहे हैं। और जैसा मैंने बात कही कि रेगुलेटर आगे एक ऐसा रहे जो केवल रेलवे और उनके सबकी चिंता कर सके, यह व्यवस्था भी हम लगाना चाहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का जहां तक सवाल है, ये वास्तव में रेलवे के इतिहास को देखते हुए अभी लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि स्वयं रेल मंत्री जी ने भी जो व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया था संसद के सामने, उसमें उन समस्याओं का जिक्र किया था। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपकी नीयत ठीक है, दिशा ठीक है, तो
समाज में बहुत अच्छे लोग हैं। भारतीय रेल के 13-14 लाख लोगों में ज्यादातर लोग मन से काम करना चाहते हैं और उनमें एक मोटिवेशन आया है और इम्प्लीमेंटेशन समय से हो जाएगा। इसकी व्यवस्था पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ये हो जाएगा। जी, Mr. Parrott, I would like to include you here, sir. What we are doing over here is we are asking all my panelists here to pose one question to the minister and demand an answer. What would you like? What kind of change you want to see in the Indian Railways? So the stage is open for you, and it's your turn. Well, Minister, first I'd like to say that thank you for including me on this panel. We're right now negotiating an MOU with your department to share technology and to participate in the Indian Railway redevelopment, if I can use that term. One area that is of keen interest to Canada, of course, is opportunities for investment into the rail sector. Our pension funds, for example, are significant investors in railways in Europe and own rail bed between St. Pancras Station in London and the Channel. So we're looking for ways in which Canadian pension funds can invest in the rail system in order to get some kind of a long-term rate of return in that sector. स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने तो 100% FDI भी अलाउ किया हुआ है। सरकार ने पहले ये निर्णय लिया है और हमारे पास ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें लो हैंगिंग फ्रूट्स कहा जाता है, तुरंत उसमें रिटर्न मिलने वाला है। तो जो इस तरह का धन है, जैसे इन्होंने पेंशन फंड की बात कही है, तो और भी देशों से हमारा संवाद हुआ है और लोग सहमत हैं। तो जो धन आएगा उसको ऐसे परियोजनाओं में ही हम निवेश करने वाले हैं जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वाइबल हैं, जिनका तुरंत रिटर्न हमें मिले और हम वो पैसा वापस कर सकें। जी, तो आप उन्हें ये कहना चाह रहे हैं कि आप तैयार हैं इस तरह टेक्नोलॉजी में भी हम चाहते हैं कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल हो रही है वो भारतीय रेल में भी इस्तेमाल हो। तो सभी देशों से हम संपर्क में हैं और इनसे भी हम आग्रह करेंगे कि और अपने भारतीय रेल के हम अधिकारियों से भी कहेंगे, इनसे संपर्क करेंगे और अगर इनकी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ सुटेबल है और वो आधुनिक है तो निश्चित रूप से हम उसका प्रयोग भी करेंगे और इनके धन का लाभ भी हम भारतीय रेल को चाहेंगे कि मिले। पीपीपी में हम जिस तरह की बातें कर रहे हैं शायद उस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्या बातें हैं जो रोक रही हैं? क्या आपको प्राइवेट पार्टनरशिप से उस तरह का आकर्षक डील नहीं दिख रहा है? उस तरह की जो पार्टनरशिप वो ऑफर कर रहे हैं वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही है? क्या बातें हैं जो रोक रही हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मैंने संकेत किया था कि रेलवे की पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं रही है और इसके कारण रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी कई बार बदलाव कर दिए गए, जिसके कारण लोगों के मन में एक संदेह था और जिसका आश्वासन उद्योग जगत को हम लोगों ने दिया है कि जो निर्णय करेंगे, जो लागू करेंगे वो अस्थायी रूप से चलने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो समस्या नहीं रहने वाली है और एक उत्साह का वातावरण पूरे देश में है। लोग आश्वस्त हैं कि नहीं, वर्तमान सरकार में जो काम होगा वो पारदर्शी तरीके से होगा। तो मुझे लगता है कि उसमें जो कठिनाइयां रही हैं वो हमारे ध्यान में है। जैसे इन्होंने बताया या बीएफटी की बात मैंने की, उन कठिनाइयों का समाधान हम कर रहे हैं और मैंने कहा कि एक रेगुलेटर हम जल्द ही अपॉइंट करने वाले हैं, कैबिनेट के सामने हम नोट ले जा रहे हैं। तो वो सब उनके निवेशकों के हितों की भी चिंता करेगा, भारतीय रेल और यूजर्स की भी चिंता करेगा। जी, मिस्टर स्वरूप, आपको लगता है निजी भागीदारी बढ़ा करके रेलवे जिस क्षमता की बात कर रहा है, जिस स्केल की बात कर रहा है, इकोनॉमी में जिस तरह के ग्रोथ कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, वो मुमकिन हो सकता है और इसमें हम पीछे रह जा रहे हैं? आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ माह पूर्व ऐसी शायद संशय था लोगों के दिमाग में कि स्टेबल पॉलिसी नहीं है। अब ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि रेलवे स्वयं निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश को दे वर एनकरेजिंग। तो आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश आएगा। जो हम ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं रेलवेज के साथ, उसमें भी बहुत प्रोजेक्ट्स में निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश आएगा।
और अब यहाँ पर बैठे हमारे जो ऑडियंस हैं ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं और मैं उन सवालों को शामिल करूंगी। पूजा भट्टाचार्य का गवर्नेंस नाउ से ही है पूजा, और इनका सवाल मुझे बहुत रोचक लगा इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ। मेरा घर कोलकाता में है और मैं जाती हूँ तो मैं न्यू दिल्ली से शियालदा रेलवे लेती हूँ। जैसे आपने मेंशन किया कि पुलिस पर्सनल है जो सेफ्टी बजाय रखती है, so my question is, thrice I have met with incidents of harassment and the only support has come from the co-passengers. Once the TT was standing right in front of me when these people were harassing me and the TT refused to do anything. He just told me like, अरे छोड़िए ना, क्यों पंगा लेना, आप अपने काम, आप यहाँ हट के बैठ जाइए। और एक बार पुलिस भी आई थी and police refused to write down my complaint. पुलिस ने मुझे ऐसा बोला कि अगर आपको कंप्लेन लिखवाना है सो देन यू हैव टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन, विच एवर स्टेशन इट इज। बाय द वे इट वाज 2:30 AM एंड देन यू हैव टू गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड हैव टू राइट डाउन योर कंप्लेन। सो इवन द पीपल हु आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट अस, दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग अस, एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट आई एम फोर्स्ड टू टेक अ फ्लाइट whenever I travel to Kolkata and back. So what is the point of having all these protection forces when they don't take any action? एक तो एक निजी संवेदना का भी प्रश्न उसमें आता है। एक टीटी ने वह तत्परता नहीं दिखाई और इसके लिए मैंने अपने रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को सेंसिटाइज किया जाए, इसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में मैंने थोड़ा जिक्र किया था और उसी समय बताया था कानून व्यवस्था की बात। हर ट्रेन हम एस्कॉर्ट नहीं करते, लेकिन पूजा को मैं ये बताना चाहूंगा कि अब एक टोल फ्री नंबर 182 जारी कर दिया गया है। आरपीएफ कई बार आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज भी नहीं कर सकता और एक देश की संसद के सामने आरपीएफ अमेंडमेंट एक्ट विचाराधीन है। उसके निमित्त एक बैठक अभी गृहमंत्री जी की मौजूदगी में हम लोगों ने विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की थी। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाया जाए, इसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। लेकिन अब 182 पर फोन करने के बाद पैसेंजर को ट्रेन के नीचे उतरने की जरूरत नहीं होगी। वो कंसर्न जोन का हमारा आईजी FIR करा करके उसे सूचना देगा, इसका इंतजाम किया गया है। तो 182 एक नंबर है जिसका ध्यान सभी महिला दर्शक और ऑडियंस यहाँ पर जो जितनी बैठी है, केवल महिला नहीं, सभी की सुरक्षा का ख्याल रखेगी। 182 ये मंत्री जी ने एक नंबर बताया जिसे हम सभी को नोट करना चाहिए अगर हम रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो। जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है रेलवे का, वो केवल 16% है और वहां पर 60% ट्रैफिक चलता है। पूरी इंडियन रेलवे का 60%, चाहे वो पैसेंजर हो चाहे वो फ्रेट हो, दोनों ही करीब करीब 60% ही चलते हैं। तो हमें ये पता है कि हमारी कैपेसिटी का कॉन्स्ट्रेंट कहां है और उस पर अगर हम लोग ज्यादा समय लेंगे कैपेसिटी डेवलपमेंट करने में तो उतना ही हमको दिक्कत होगी कंट्री के प्रोग्रेस में। तो ये जो 16% रेल लेंथ है करीब 10,000 किलोमीटर की है आउट ऑफ 64,000 और यहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है और इस पे जब तक हम योजनाबद्ध तरीके से 5 या 10 वर्षों में नहीं करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस में ये डायरेक्टली बाधक होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में अकेले एक व्यक्ति सब कुछ कर लेगा, ये संभव नहीं है। कुछ रेलवे की प्रक्रिया ऐसी रही है जिसमें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब वो फंडिंग भी अश्योर्ड हो गई है और समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। उसमें से कुछ के टेंडर हो गए हैं, कुछ के 1-2 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। तो वो ठीक कहा उन्होंने, काफी विलंब हुआ है और ये एक परियोजना नहीं, ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जिनमें जिसके कास्ट एस्केलेशन भी हुआ, समय भी बहुत ज्यादा लगा। जो बात पहले कही गई कि एश्योर्ड फंडिंग पहले ही तय हो जाए कि पूरा पैसा 3 साल लगातार मिलेगा, तो ऐसी परियोजनाएं समय से पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक कारणों से परियोजनाएं जब स्वीकृत होती हैं, परियोजना है 500 करोड़ की 2 करोड़ दे दिया, फिर अगले साल 10 करोड़ दे दिया, तो निश्चित रूप से वो समय ज्यादा लगता है। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये रेलवे की एक महत्वपूर्ण परियोजना है और जिससे आने वाले भविष्य में देश को भारी लाभ मिलने वाला है। तो इस
मंत्रालय का तो ये मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं भी इसकी चिंता कर रहे हैं कुछ समय से पूरा। चलते चलते जो कहते हैं पार्टिंग शॉट, मिस्टर सिन्हा आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? रेलवे, भारतीय रेल के जिस हम एकदम बदली हुई छवि पर बात कर रहे हैं, इस पर किस तेजी से आप लोग काम कर रहे हैं, और आखिर में ऐसे शब्द जो रह जाए हमारे साथ, जो विश्वास दिलाएं कि भारतीय रेल बनेगा भारत के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा है और जो देश के जनता की आकांक्षाएं उन्हें यह सरकार पूरा करना चाहती है, और जो नीति वाक्य सरकार का प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषित किया था कि ये सरकार समर्पित है गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को और महिलाओं के सम्मान को, तो इसका पूरा सम्मान भारतीय रेल भी करेगी। शुक्रिया। यहां मैं अपने सभी पैनलिस्ट का यहां धन्यवाद कहना चाहूंगी।